हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए क्योंकि एनिमेशन के माध्यम से मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। और वीडियो को पूरी देखें, और नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो नोट्स आपको वहां से मिल सकते हैं। देखिए, तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले जो फैक्टर आता है, कारक आता है, वो है अधिशोष्य की सांद्रता। अधिशोष्य क्या होता है आपको पता है? जो गैस या द्रव के कण ऊपर से आते हैं ना, और उस नीचे पृष्ठ पर चिपक जाते हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं द्रव या गैस के कण, उन्हीं को अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है, तो उनकी सांद्रता कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो देखिए क्या है, अधिशोष्य गैस या द्रव के कण की सांद्रता अधिक होने पर अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होगी। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि जितने ज्यादा गैस या द्रव के कण ऊपर से आ रहे होंगे, सांद्रता को ऐसे समझो, जितने ज्यादा गैस या द्रव के कण ठोस पृष्ठ में आएंगे, हम कहेंगे उतना ज्यादा अधिशोषण हो रहा है। कैसे? इस डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये एक अधिशोषक पृष्ठ है, ठोस पृष्ठ। इसमें ये आ रहे हैं गैस या फिर द्रव के कण, मान लीजिए इनको हम कहते हैं अधिशोष्य। मान लीजिए गैस के कण आ रहे हैं, और एक उतना ही ठोस पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर है दोनों, उतना ही ठोस पृष्ठ यहां भी लिया है, लेकिन यहां पर जो गैस के कणों की सांद्रता है वो ज्यादा है। यहां की तुलना में देखिए, यहां गैस के कण ज्यादा है। ये है अधिशोष्य या गैस के कण, अधिशोष्य की सांद्रता ज्यादा है, यहां अधिशोष्य की सांद्रता कम है। अब जब गैस के कण है ही कम, तो यही तो, जितने भी ये हैं यही तो नीचे आएंगे, नीचे पृष्ठ में आएंगे। तो ये जैसे 2, 2, 4, ये 5 कण है, तो 5 कण अपनी अपनी जगह घेरेंगे। तो जितनी भी जगह घेरेंगे उतना हम कहेंगे अधिशोषण हुआ। तो हम कहेंगे यहां पर अधिशोष्य की सांद्रता कम है, गैस या द्रव के अणुओं की सांद्रता कम है, तो अधिशोषण भी कम होगा, तो अधिशोषण की दर कम। जबकि यहां अगर बात करें, यहां पर देखिएगा अधिशोष्य के अणु बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा पृष्ठ घेर देंगे इसका। तो जितना ज्यादा गैस या द्रव के कण यहां पर चिपकेंगे, जितना ज्यादा जगह घेरेंगे, हम कहेंगे उतना ज्यादा अधिशोषण हो रहा। तो अधिशोष्य की सांद्रता अधिक थी, तो अधिशोषण की दर भी बढ़ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा अणु नीचे आ रहे हैं, ठोस पृष्ठ में चिपकेंगे, उसी को कहते हैं अधिशोषण, तो हम कहेंगे अधिशोषण भी बढ़ेगा। तो इसको एनिमेशन के माध्यम से देखिए। यह एक अधिशोषक पृष्ठ है, यहां पर अधिशोष्य के कणों की सांद्रता बहुत कम है, इसलिए अधिशोषण भी कम होगा और ये कम जगह घेरेंगे। यह एक ठोस अधिशोषक पृष्ठ है, यहाँ पर अधिशोष्य की सांद्रता भी बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर अधिशोषण की दर भी बढ़ेगी। इसके बाद का नेक्स्ट फैक्टर है अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल, हम कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब अधिशोषक की बात हो रही, ठोस पृष्ठ की बात हो रही, ठीक है, जो नीचे रखा रहता है। तो अधिशोषक पृष्ठ जो अधिकतर हम ठोस ही लेते हैं, तो उस पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल बढ़ा दें तो क्या होगा? जैसे जैसे जगह बढ़ेगी क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अणु नीचे आ पाएंगे ना, और जितने ज्यादा अणु नीचे आ पाएंगे उतना क्या कहेंगे हम, अधिशोषण बढ़ रहा है। समझ रहे हैं इस समय क्या कह रही हूं? ठोस पृष्ठ, देखिए पहले चित्र से समझिए, ये है ब्लू कलर का जो मैंने दिखाया, इंडिगो कलर का, आसमानी कलर का, ये है ठोस पृष्ठ जिसे हम अधिशोषक कहते हैं। इसका क्षेत्रफल आपको कम दिखाई दे रहा है, और जबकि अगर इस अधिशोषक की बात करें, इस ठोस पृष्ठ की, तो इसके तुलना में इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा है, ये समझिए इसके पास जगह ज्यादा है। जगह ज्यादा है तो ज्यादा अणु आ सकते हैं ना, गैस के अणु ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं इसके ऊपर। जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल थोड़ा कम है, तो यहाँ पर गैस के अणु बहुत कम अणु ही यहाँ पर अटैच हो पाएंगे। जबकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो अधिक से अधिक अणु यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने ज्यादा अणु यहाँ पर इकट्ठे होंगे, हम कहेंगे अधिशोषण उतना ज्यादा हो रहा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कम है तो अधिशोषण भी कम होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया तो अणु भी ज्यादा अटैच होंगे, और जितने ज्यादा अणु अटैच होंगे अधिशोषण की दर भी बढ़ेगी। तो देखिएगा, एक आपने सुना होगा, बार बार आप बोलते हैं चूर्णित चारकोल, चूर्णित निकिल, सुना होगा ना, बारीक चूर्ण। तो क्या होता है, जब कोई एक ठोस, मान लीजिए ठोस निकिल है, एक मान लीजिए ठोस चारकोल है, ठीक है, उसी को हम बारीक चूर्ण बना लेते हैं। दूसरी कंडीशन है बारीक चूर्ण। तो होता क्या है, जब वो ठोस अवस्था में होता है,
है दोनों ठोस अवस्था, बस ये है कि एक क्या है, टुकड़ा सा होगा तो उसका क्षेत्रफल कम होगा देखिए। लेकिन वहीं अगर हम ले लें उसको बारीक चूर्ण बना लें तो वो क्या होगा, बहुत दूर तक बिखर जाएगा। तो जितना दूर तक बिखरेगा तो उसका क्षेत्रफल है तो अभी भी ठोस, लेकिन उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, उसको आपने फैला दिया एक प्रकार से, ये समझिए। तो क्षेत्रफल ज्यादा है तो अधिशोषण भी ज्यादा होगा, इसीलिए बारीक चूर्ण जो होता है उसका अधिशोषण ज्यादा होता है। आपने सुना होगा जो सूक्ष्म विभाजित निकिल है उसमें अधिशोषण ज्यादा होता है, ये बहुत जगह पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ये वही है। तो इसको भी समझने के लिए आप एक एनिमेशन देखें। पहले चित्र में अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल कम और दूसरे चित्र में अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो तो कम अधिशोषण होता है, और यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो तो अधिक अधिशोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैसों की प्रकृति। ठीक है, जो अगर देखिएगा अधिशोष्य जो होता है, अधिशोष्य या तो द्रव हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। ऊपर से आने वाले कण या तो द्रव के हो सकते हैं या फिर गैस के हो सकते हैं। तो अगर कह रहा है वो गैस के कण हुए जो ऊपर से आ रहे हैं, अधिशोष्य जो आ रहा है, अगर वो गैस हुआ तो उस केस में क्या चेंज होगा, गैस का प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा कि क्या चेंज आएगा अधिशोषण में। तो ये कह रहा है देखिए गैसें, पिछले बार जब रासायनिक बलगतिकी पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था गैसें दो प्रकार की होती है। एक तो वो जो आसानी से द्रव में बदल जाती हैं और वो जो आसानी से द्रव में नहीं बदलती। तो वो गैसें जो आसानी से पानी में, द्रव में बदल जाएंगी, लिक्विड में बदल जाएंगी, उसको कहेंगे हम द्रवीभूत होने वाली गैसें। उनकी द्रवीभूत होने की क्षमता, द्रवीकृत होने की क्षमता ज्यादा होती है। अब क्यों होती है, क्यों होती है, इसका कारण है कि जो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, वॉन्डरवॉल, इन सभी वॉन्डरवॉल आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन कुछ गैसों में जो वॉन्डरवॉल आकर्षण बल की क्षमता है वो ज्यादा होती है। तो जब गैस के अणुओं के बीच, तो गैसों के बीच अगर वॉन्डरवॉल आकर्षण बल ज्यादा होगा, उनके बीच, वैसे आपको पता है कि गैस के अणुओं के बीच बिल्कुल आकर्षण नहीं होता, लेकिन कुछ गैसें होती है उनके बीच वॉन्डरवॉल आकर्षण बल ज्यादा पाया जाता है। अगर आकर्षण बल ज्यादा पाया जाता है तो वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, आकर्षण ज्यादा होगा तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, देखिएगा। और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, नजदीक आने पर देखो जब गैसों में आकर्षण बढ़ता है तो किस में बदल जाते हैं, द्रव में। तो जब द्रव के कणों में और आकर्षण बढ़ेगा और आकर्षण बढ़ेगा तो किस में बदल जाएंगे, ठोस में, क्योंकि अभी वो गैस के कण है और वॉन्डरवॉल आकर्षण बल भी कमजोरी होता है। तो ये थोड़ा सा आकर्षण बल बढ़ेगा, तो थोड़ा सा आकर्षण बल बढ़ने के कारण गैस के कण पास पास आएंगे, थोड़ा नजदीक आएंगे, थोड़ा सा नजदीक आएंगे तो गैस के कण किस में बदल जाएंगे, द्रवीभूत हो जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। और जितने ज्यादा ये द्रव में बदलेंगे, क्योंकि द्रव में आकर्षण गैस की तुलना में ज्यादा होता है और ज्यादा आकर्षण होगा तो जल्दी से जल्दी ठोस पृष्ठ में आएंगे तो अधिशोषण की दर बढ़ेगी। तो द्रवीकृत होने की क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा SO2 की होती है, उससे कम NH3 की, उससे कम CO2 की, इससे कम CH4 की। इसका ग्राफ मैं पहले रासायनिक बलगतिकी में पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन कुछ गैस ऐसी होती है जिनकी द्रवीकृत होने की क्षमता कम होती है, तो जब वो द्रव में बदलने की क्षमता उनकी कम होती है, आकर्षण बल कम होता है, तो अधिशोषण भी उनमें कम होता है। जो द्रव में जल्दी बदलेंगी वो अधिशोषित ज्यादा होंगी। ठीक है, तो कम द्रवीकृत होने वाला, कम अधिशोषित होने वाली गैसें कौन सी है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो क्या होता है जब अधिशोषण हो रहा होगा, मतलब गैस या द्रव के कण नीचे आ रहे होंगे, तो उस पर जितना ज्यादा दाब लगाएंगे, किस पर, गैस या द्रव के कणों पर जो ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, उन पर जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उतने जल्दी ये कण नीचे आएंगे, और जितने जल्दी ये कण नीचे आएंगे उतना ज्यादा हम क्या कहेंगे, अधिशोषण हो रहा है। तो इस चित्र में देखिए, मान लीजिए ये गैस के कण कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है, 8 कण मैंने यहां ले लिया आपको समझाने के लिए, और उतने ही कण यहां भी लिए हैं। ठीक है, सांद्रता बराबर है। इसके अलावा ठोस का पृष्ठ यहाँ और यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल भी बराबर है। तो अब नेक्स्ट फैक्टर है दाब। मान लीजिए गैस दोनों द्रवीकृत होने वाली है, बाकी कंडीशन सेम, एक बदलेगा। तो जो दाब लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ऊपर से ये जो मैंने रखा है ये पिस्टन है दबाने वाला, तो 2 एटमॉस्फेयर का दाब लगा रहे हैं, लेकिन इस वाले इन कणों पर हम दाब लगा रहे हैं 50 ATM का। इसको ज्यादा दाब लगा रहे हैं, ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा दाब लगाओगे ज्यादा से ज्यादा गैस के कण, क्योंकि गैस के कण भागना चाहते हैं, तो इन पर जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतनी जल्दी ये नीचे आएंगे, और जितनी जल्दी ये नीचे यहाँ अटैच होंगे, जितनी जल्दी यहाँ नीचे चिपकेंगे, हम कहेंगे अधिशोषण उतना ही ज्यादा हो रहा है। और अगर
दाब कम लगाएंगे तो बहुत कम अणु ही नीचे आ पाएंगे, तो हम कहेंगे अधिशोषण की दर भी कम है। तो ये लिख दिया है, दाब में वृद्धि करने पर अधिशोष्य के अधिक अणु ठोस अधिशोषक पृष्ठ में अधिशोषित हो जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण अधिशोषण की दर भी बढ़ जाती है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब आपको पता ही होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कह सकते हैं। इसका मतलब होता है दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की दर भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ताप का प्रभाव, ठीक है। देखिए क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा होगा, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एनिमेशन से एक्सप्लेनेशन दिया था कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों है और क्यों उसकी ऋणात्मक होता है। ऊष्मा हमेशा ऋणात्मक क्यों होती है अधिशोषण की ऊष्मा, तो आप जरूर पढ़िएगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखिए गैस जो है, गैस के कण या अधिशोषी कण वो ठोस पृष्ठ में चिपक रहे, मतलब इस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं अधिशोषण हो रहा है, और अधिशोषण होने के दौरान ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि अधिशोषण हो रहा है। तो अगर अभिक्रिया इस दिशा में जा रही है, अधिशोषण की ओर जा रही, तो हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा अधिशोषण हो रहा है, और अधिशोषण होने के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। अब एक नियम है लासातेलिये का नियम। लासातेलिये का नियम कहता था, ये 11th में था, ये कहता था अगर देखिए ध्यान से सुनिएगा, ताप बढ़ाओगे, ठीक है, बाहर से अगर मैं ताप बढ़ाऊंगी तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां उसका प्रभाव उल्टा हो रहा होगा। जहां उसका ताप क्या हो रहा, अगर ताप बढ़ा रही हूं तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप कम हो रहा होगा, और अगर आप ताप कम करोगे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप बढ़ रहा होगा। तो बहुत आसान है, उल्टा करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि अधिशोषण करना है, हमें कुछ भी करके ज्यादा से ज्यादा अधिशोषण करना है, मतलब इस दिशा में जाने है। तो अधिशोषण के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है, तो हम कहेंगे कि इस एरिया का ताप बढ़ रहा है। अब अभिक्रिया हमें इस दिशा में लानी है, और इस दिशा का ताप ऑलरेडी ज्यादा है, तो आप क्या करोगे कि अभिक्रिया इस दिशा में जाएगी। ताप ज्यादा है इधर का, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ताप कम करेंगी तो ताप कम करने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप ज्यादा है। तो समझ में आया ना, इस दिशा में जाना है क्योंकि यहाँ अधिशोषण ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ ताप ज्यादा है, ऊष्मा निकल रही है तो ताप ज्यादा है। तो हम क्या करें कि अभिक्रिया इस दिशा में जाए। तो आपने कहा यहाँ ताप ज्यादा है, तो हम अगर बाहर से ताप धीरे धीरे कम करें तो अभिक्रिया इस दिशा में जाएगी। यह आपने 11th में पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे। अतः लासातेलिये नियम कहता है कि ताप कम करने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा कहते हैं इसे। अग्र दिशा मतलब जहां अधिशोषण हो रहा है, अग्र दिशा में जाएगी, और अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी या मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, इधर को अधिशोषण हो रहा है। नेक्स्ट है, एक कारण हम ये भी कह सकते हैं, देखिए जब हम ताप बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जो अधिशोष्य के कण होते हैं वो अधिशोषक पृष्ठ पर अटैच हैं। यहां समझिए, ये जो अधिशोष्य के कण हैं ये इस ठोस पृष्ठ में अटैच्ड हैं, ठीक है, इनके बीच एक आकर्षण बल लगा हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब जब ताप बढ़ाते हैं तो इनके बीच का ये जो आकर्षण बल होता है, ये भौतिक अधिशोषण की बात हो रही। तो जब ताप बढ़ाते हैं तो ये जो ठोस पृष्ठ है और ये जो गैस के कण ऊपर से आए हैं जो अटैच्ड है, इनके बीच जो आकर्षण बल है दुर्बल वाला, कौन सा, वंडरवॉल आकर्षण बल, वो ताप देने पर, थोड़ा सा ताप दोगे तो इनके बीच का आकर्षण बल टूट जाएगा, बॉन्ड टूट गया, और जैसे टूटेगा ये गैस के कण ऊपर फिर से बाहर निकल जाएंगे। ये क्यों अटैच है यहाँ पर, क्योंकि ये जो ठोस के पृष्ठ के अणु हैं इन्होंने इन अणुओं को अपने साथ अटैच किया है वंडरवॉल बल से। लेकिन जैसे ही आप ताप दोगे तो इनके बीच का ये जो वंडरवॉल आकर्षण बल है ये टूट जाएगा। ताप देने से कोई भी चीज टूट जाती है, तो ये जो गैस के कण होंगे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर ये गैस के कण यहाँ अटैच होते हैं तो अधिशोषण कहते हैं, और ये गैस के कण बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, जैसे थे जहां से आए थे वहीं चलेंगे, तो इसको कहते हैं विशोषण। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोष्य और अधिशोषक के अणुओं के बीच आकर्षण कम हो जाता है, और आकर्षण कम होने के कारण अधिशोष्य के कण ठोस पृष्ठ से बाहर निकलने लगते हैं, निष्कासित होने लगते हैं, और इस प्रक्रिया को विशोषण या डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो इसमें रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा है कि अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो कैसा रिलेशन हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। अधिशोषण की दर ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, 1/, लिखते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ये है ठोस पृष्ठ,
इसमें गैस के कण अभी अटैच्ड हैं, ठीक है, गैस के कण अभी ये चिपके हुए हैं, इनके बीच आकर्षण। अब जैसे इसका ताप बढ़ाऊंगी इस पृष्ठ का, यहां पर मैंने ताप बढ़ाया तो क्या होगा, इनके बीच जो आकर्षण बल है वो टूट जाएगा हर अणुओं के बीच। यहां पर जो नीचे ये ठोस के पृष्ठ में आकर्षित हो रहे हैं, ये आकर्षण टूटेगा और ये गैस के कण बाहर निकलने लग जाएंगे। बाहर मतलब यहां से इस ठोस पृष्ठ को छोड़ के जाने लग जाएंगे। तो हम कहेंगे अधिशोषण क्या हो रहा है। जब गैस के कण नीचे आते हैं तो अधिशोषण कहते हैं, और जब गैस के कण वापस जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि अधिशोषण कम हो गया, अधिशोषण की दर में कमी आ गई। इसको भी आप एनिमेशन के माध्यम से देखिए। एनिमेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किसी अधिशोषक पृष्ठ का ताप बढ़ाने पर अधिशोषक पृष्ठ से अधिशोष्य के कण निष्कासित हो जाते हैं, अतः ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर कम हो जाती है। हमने पढ़ा है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप मैंने बहुत मेहनत की इस टॉपिक के लिए भी, इसलिए थोड़ा लेक्चर देर में आया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें। तो वीडियोस को बहुत से बच्चे कॉलोइड्स के लिए कह रहे, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो कोशिश कर रही हूँ बनाने की, बट ये है जिसमें एनिमेशन पड़ेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज जो नॉलेज है अपने तक ही ना रखें, अपने फ्रेंड्स में भी लिंक को शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके ही रिस्पॉन्स पर वीडियोस बनती हैं, उतनी स्पीड से बनती हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।